नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज हम बात करेंगे कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में, जो कि एक LLB पार्ट सेकंड का एक विषय है, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक विषय है। उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, क्या कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी क्या होती है, कैसी कंपनी कार्य करती है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन हम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपनी विधि का परिचय, यानी कंपनी लॉ एंड इंट्रोडक्शन, यानी कंपनी विधि का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या वह परिचय के रूप में उसके बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के अर्थ। कंपनी क्या होती है? कंपनी का मतलब होता है समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह। समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह जिन्होंने किसी व्यवसाय या व्यापार को करने के लिए स्वयं को संगठित कर लिया है, क्या कहलाती है? वो कंपनी कहलाती है। यानी दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होंगे, जो समान विचारों के होंगे और समान कार्य वो जो करेंगे, उन्हें हम कंपनी कहेंगे। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एकल व्यक्ति को भी कंपनी की संकल्पना में मान्यता प्रदान कर दी गई है। यानी कि एक व्यक्ति जो होगा वह भी कंपनी कहला सकेगा। यानी 2013 का जो अधिनियम था उससे पूर्व ये जो परिभाषा है ये बताती है समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह। यानी कि व्यक्ति है वो समूह के रूप में, यानी समूह का मतलब होगा दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होंगे, उनके बारे में ये बताया गया कि समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये बात आई कि इन्हें 2013 में एक व्यक्ति को ही समूह मान लिया जाता है। यानी एक व्यक्ति जो कंपनी को संभालता है, उसका संचालन करता है, वही व्यक्ति कंपनी की संरचना कर सकता है। न्यायमूर्ति PN भगवती के अनुसार कंपनी जो होती है वो होती है अंशधारियों की संपत्ति होती है। यानी जो व्यक्ति अपना हिस्सा देते हैं, जो व्यक्ति कंपनी में भाग लेते हैं, उनकी संपत्ति मात्र न रहकर एक सामाजिक संस्था होती है। यानी समाज में एक सामाजिक संस्था जिसका कार्य होता है वो समाज के प्रति कुछ कार्य होते हैं, जिसके उस समाज के प्रति जिसमें वह कार्य करती है कुछ कर्तव्य और दायित्व होते हैं। न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा है कि जो कंपनी होगी वो अंशधारियों की संपत्ति न मानकर कंपनी को हम एक ऐसी संस्था मानेंगे जिसका समाज के प्रति जब वो कार्य करेगी तो उसका समाज के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य और दायित्व होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 220 के अनुसार कंपनी से तात्पर्य बताया गया है कि इस अधिनियम या इससे पूर्ववर्ती जो भी अधिनियम होंगी उसकी जो निगमित संस्था है, जो भी संस्था बताई गई है, निगमित जो भी कंपनी है वो कंपनी मानी जाएगी। यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी की जो परिभाषा है, कंपनी अधिनियम में जो परिभाषा है वो धारा 2 क्लॉज 20 में बताई गई है, जिसके अंतर्गत वर्तमान का जो अधिनियम है या इससे पूर्व जो अधिनियम है और जिसके अंतर्गत जो निगमित कंपनी है वह कंपनी मानी जाती है। कंपनी का बेसिक रूप से जो अर्थ होगा वो होता है कम प्लस पेनिस। जो कंपनी का जो नाम है वो कम प्लस पेनिस से बना, दो भागों में बना हुआ। कम का मतलब होता है साथ साथ, पेनिस का मतलब होता है रोटी। यानी साथ साथ दो जो व्यक्ति साथ साथ मिलकर जो रोटी कमाने के लिए जो कार्य करते हैं या अपना भरण पोषण करने के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। लॉर्ड लिनलेन के अनुसार कंपनी से आशय है अनेक व्यक्तियों के ऐसे संघ से हैं जिसकी संयुक्त पूंजी में वे अपना धन या कोई अन्य संपत्ति लगाते हैं तथा किसी सामान्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी लॉर्ड लिनलेन ने ये बताया गया है कि कंपनी उसे कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति जो होते हैं उनका एक संघ होगा, जिनमें वो संयुक्त रूप से पूंजी लगाते हैं या कोई अपना धन लगाते हैं या कोई अन्य संपत्ति एसेट्स लगाते हैं तथा वह किसी सामान्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करते हैं। यानी उनका एक पर्पज होता है, उनका एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के लिए ही उसे धन को या उस पूंजी को या संपत्ति को खर्च किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी धन से संबोधित की जाती है, यही कंपनी की पूंजी होती है। यानी जो धन एकत्रित किया जाता है, जितने भी जो अंशधारी होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो भी धन एकत्रित किया जाता है उसे हम कंपनी की पूंजी कहते हैं। और वे व्यक्ति जो इस पूंजी में अंशदान करते हैं, यानी जो व्यक्ति
पूंजी लगाते हैं, उस पूंजी में जो अपना भाग देते हैं, जो पार्ट देते हैं, वो कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं, जिसे हम अंशधारी कहते हैं। और पूंजी का जो आनुपातिक भाग है, जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है, वह अंश कहलाता है। जो पूंजी जमा हुई, जैसे लाख रुपए में यदि मान लीजिए जैसे शेयर हो गए, अंश हैं वो 500 रुपये या 1000 रुपये के शेयर होते हैं, तो जो व्यक्ति उसमें पार्ट देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं, या जिसे अपन अंशधारी भी कहते हैं। लेकिन जो पार्ट होगा, यानी 500 रुपये का जो पार्ट है वो अंश कहलाएगा। कंपनी अधिनियम 1956 है, वो 1 अक्टूबर 1956 को लागू हुआ था। कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ। ये जो कंपनी अधिनियम है 2013 का, जो कंपनी अधिनियम है, इसमें 29 अध्याय हैं तथा 470 धाराएं तथा 7 अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं। ये सब मिलकर ही कंपनी अधिनियम 2013 का निर्माण करते हैं। अब आती है कंपनी की विशेषताओं की बात। कंपनी की विशेषता यानी कंपनी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें कंपनी में सम्मिलित होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो पृथक निगमित अस्तित्व। पृथक निगमित अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी जो होगी वो अपना एक अलग ही अस्तित्व रखेगी, अपना निगमित अस्तित्व। यानी कोई व्यक्ति यदि कंपनी के रूप में कार्य करता है तो वह अपना अलग ही अस्तित्व रखता है। अर्थात कंपनी जो होगी वो अपने आप में एक सदस्य होगी, अपने आप में एक अलग रूप होगा। यानी वह अपने नाम से वाद संस्थित कर सकती है तथा उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है। वो अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है तथा वह संपत्ति बेच भी सकती है। पृथक का मतलब होगा कि यानी इसके विरुद्ध वाद भी दायर किया जा सकता है और वह स्वयं भी वाद संस्थित कर सकती है। दूसरा जो इसकी विशेषताएं हैं वो है शाश्वत उत्तराधिकार। मतलब शाश्वत उत्तराधिकार का अर्थ है कि कंपनी का जो उत्तराधिकार है वो शाश्वत होता है। यानी ये नहीं है कि यदि कोई उसका निदेशक है, कोई प्रवर्तक है, कोई भी कंपनी का सदस्य है, अगर वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है या किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है तो कंपनी है वो समाप्त नहीं होती है। कंपनी का जो उत्तराधिकार है वो शाश्वत बना रहता है, यानी उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी पद उसका समाप्त नहीं होता। व्यक्ति विशेष है वो समाप्त हो जाता है या वह पद रिक्त हो सकता है, लेकिन कंपनी का पद वह समाप्त कभी नहीं होता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो सीमित दायित्व। यानी सीमित दायित्व का मतलब है जितने भी अंश हैं या जितनी भी संपत्ति है कंपनी में दायित्व उतना ही माना जाएगा। यानी कोई भी अंशधारी है जितना पैसा कंपनी में लगाता है उसका दायित्व उतना ही, उस पैसे के अनुसार ही आनुपातिक रूप में उसका दायित्व होता है। चौथा पॉइंट है अंशों की अंतर्निहितता। जब किसी अंशधारी को अपने पैसों की आवश्यकता होती है, अंशधारी को अपने अंशों में जो पैसा उसने लगाया उसकी आवश्यकता होती है, यदि वह उन पैसों को अगर वह वापस चाहता है तो कंपनी उन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकती है तथा अन्य व्यक्ति है वो अंश है वो दूसरे के नाम से ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी जो अंश है वो अंतरित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है वो है आपकी कंपनी की राष्ट्रीयता। कंपनी की राष्ट्रीयता कौन सी होगी, अधिवास क्या होगा और उसका निवास क्या होगा। कंपनी की राष्ट्रीयता का मतलब है कि कंपनी जिस देश में है, जिस देश में संचालित, जिस देश में वह कार्य कर रही है वह उसकी राष्ट्रीयता होगी। अधिवास वह राज्य, जिस राज्य में वह स्थित है वह उसका अधिवास होगा, और निवास वह जिला या वह स्थान जहाँ पर वह स्थित है वह भी कंपनी की राष्ट्रीयता, अधिवास और निवास होगी। नेक्स्ट आता है केंद्रीकृत प्रबंध। केंद्रीकृत प्रबंध का मतलब होता है कि यदि कंपनी में सभी अंशधारी, ये तो नहीं कि प्रबंध व्यवस्था जो होती है उसमें सारे अंशधारी, यदि कंपनी की सदस्य संख्या कितनी भी हो सकती है, सरकारी कंपनी होती है उसकी 200 से ज़्यादा होती है और प्राइवेट कंपनी होती है उसकी 200 से कम होती है, लेकिन जब अंशधारी जितने होते हैं वो सारे के सारे केंद्रीकृत प्रबंध का मतलब होता है कि सभी प्रबंध नहीं कर सकते, उन सदस्यों में से कुछ व्यक्ति ही कंपनी का प्रबंध कर सकते हैं। और कैसे कंपनी का प्रबंध किया जाएगा वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सारे अंशधारियों द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होंगे, चाहे वो 5 हो या 10 हो या 15 हो, तो उन व्यक्तियों द्वारा ही कंपनी का प्रबंध किया जाता है। तो ये प्रबंध कहलाएगा आपका केंद्रीकृत प्रबंध। नेक्स्ट है आयकर से छूट। यानी कंपनी के अंदर यदि कोई कर्मचारी कार्य करता है या कोई अंशधारी कार्य करता है और उससे कोई लाभांश प्राप्त होता है और कंपनी द्वारा यदि उसका इनकम टैक्स या उनका टैक्स अगर वो कंपनी द्वारा दे दिया जाता है तो ऐसा जो टैक्स होगा उससे छूट मिल जाएगी।
जो भी अंशधारी होंगे या जो भी सदस्य होंगे उनको आयकर से छूट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ऋण पत्रों की निर्गमता या जारी किया जाना। कंपनी को जब पैसों की आवश्यकता होती है, जब भी कंपनी को अपना कार्य बढ़ाना होता है, तो जब उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता होती है तो कंपनी अपनी तरफ से ऋण पत्र जारी करती है, यानी कंपनी अपने लिए ऋण पत्रों को जारी किया जाता है और वह पैसा ऋण के रूप में अन्य व्यक्तियों से ले सकती है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति कंपनी को ऋण दे रहे हैं वो कंपनी के सदस्य हैं, कोई अन्य व्यक्ति भी कंपनी को ऋण दे सकता है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, ऋण पत्र जारी करती है। तो ये भी एक तरह से कंपनी की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है पूंजी का स्थायित्व तथा कंपनी की स्थिरता। जब कंपनी के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पूंजी लगाता है तो ये जो अधिमान्यता प्राप्त अंश होते हैं और साम्य अंश होते हैं, अंशों को कोई भी अंशधारी या सदस्य है वो उस प्रकार से कंपनी में अंशों को निवेश कर सकता है या अपनी संपत्ति का निवेश कर सकता है। तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि कंपनी में पूंजी का स्थायित्व रहता है और कंपनी है वो स्थिर बनी रहती है। यदि उसमें से कोई व्यक्ति पैसा निकालता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से कंपनी है वो अनवरत चलती रहती है। ये कुछ विशेषताएं हैं कंपनी की जो कंपनी के बारे में बताती है कि कंपनी क्या होती है और कंपनी में क्या होना चाहिए। इसमें एक केस आया था प्रथम निगमित अस्तित्व के अनुसार, इसमें केस आया था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 AC 22 में। तो ये जो केस था ये कहता था कि कंपनी का प्रथम निगमित अस्तित्व क्या होता है। तो इसमें सोलोमन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सोलोमन एंड कंपनी नाम से एक कंपनी बनाई थी। सोलोमन ने अपनी जो भी संपत्ति थी वो सोलोमन एंड कंपनी को दे दी, लेकिन कुछ समय बाद में उसका प्रबंधक हो गया और उसके जो परिवारजन थे वो उसके निदेशक वगैरह बन गए थे। कुछ समय बाद में सोलोमन ने अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया, यानी उसको बाद में जब जो ऋण पत्रधारी थे, जो अन्य व्यक्ति थे, उन्होंने कंपनी से पैसा मांगा। जो अन्य जो ऋण प्रतिभूत जो लेनदार थे उन्होंने कंपनी से अपना पैसा मांगा। तो सोलोमन ने कहा कि चूंकि कंपनी सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी वो अलग से एक व्यक्तित्व रखती है तो सबसे पहले वह पैसा मुझे देगी। तो सोलोमन ने अपना जो पैसा है वो निकाल लिया, जो अन्य ऋण पत्रधारी हैं उनको पैसा नहीं मिला। तो इसलिए न्यायालय में सोलोमन एंड सोलोमन का केस न्यायालय में संस्थित किया गया था। इस न्यायालय में इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय देते हुए अभी निर्धारित किया कि वैधानिक दृष्टि से सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक स्वतंत्र कंपनी थी जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न था। यानी कि जो भी कंपनी जो थी वो अलग थी और जो सोलोमन था वो अलग व्यक्ति था। यानी कंपनी का एक स्वतंत्र अस्तित्व था, यानी कि वह अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती थी, अपने नाम से संपत्ति बेच सकती थी, जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न था। यह अलग बात है कि निगमन के पश्चात उसका कारोबार पूर्व की भांति तथा वह व्यक्ति उसके प्रबंध रहे या नहीं रहे हों तथा लाभ भी उन्हीं व्यक्तियों ने प्राप्त किया हो या नहीं किया हो, कंपनी के सदस्य हों। सोलोमन को अप्रतिभूत लेनदारों की तुलना में ऋण के भुगतान की प्राथमिकता का अधिकार प्राप्त था। यानी जो सोलोमन था उसे पहले ही अधिकार प्राप्त है कि वह कंपनी से पैसा ले, पहले जो अपना ऋण था वो पहले प्राप्त करे। तो इस प्रकार सोलोमन ने अपना जो सोलोमन और सोलोमन कंपनी का जो वाद था उसमें सोलोमन ने तथा कंपनी को एकदम से पृथक माना, यानी कंपनी जो थी वो पृथक अस्तित्व रखती थी। भारत में इस वाद को बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा धूलिया अमलनेर मोटर ट्रांसपोर्ट एंड रामचंद्र धर्मसी रूपसी AIR 1952 के बाद में अपनाया गया। यानी वहाँ पर ये 1952 में भारत ने ये माना कि कंपनी और जो कंपनी के सदस्य हैं वो दोनों ही अलग अलग होते हैं, यानी कंपनी एक अपना पृथक निगमित अस्तित्व रखती है। तो यानी कि कंपनी और कंपनी के जो सदस्य हैं वो दोनों को ही अलग माना गया। ये एक इम्पोर्टेंट केस है इस कंपनी विधि के अंतर्गत, जो सामान्यतः है परीक्षा में पूछा जाता है। धन्यवाद। आगे भी अपन कंपनी विधि से संबंधित आगे अपन चर्चा करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।